सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। पिछले वीडियो में आपने नागार्जुन के जीवन चरित्र का अध्ययन किया। अगले वीडियो में आप इस कविता के पाठ्य पुस्तक के आधार से प्रश्नोत्तर का चिंतन करेंगे। इस वीडियो में बादल को घिरते देखा है, इस कविता का भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, शब्दार्थ और लेखक का जो प्रकृति चित्रण का मुख्य उद्देश्य, इसको समझेंगे। इस कविता की खूबसूरती यह है कि यह चित्रात्मक है। प्राकृतिक सौंदर्य जो पर्वतीय क्षेत्र में दिखाई देता है, उसकी खूबसूरती है। हर शब्दों में, हर वाक्यों में, हर लय में नाद सौंदर्य है। इसमें आप अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग देखेंगे। साथ में इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। हिमालय के तट का वर्णन, हिमालय में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका सौंदर्य, खास तौर से बादलों का सौंदर्य। मानसरोवर नाम की एक खूबसूरत वहां तालाब है और वहां पर मिलने वाले सुनहले कमल, नील कमल, वसंत ऋतु के आधार से वर्णन किया है। और बार बार लेखक ने एक शब्द कहा है, बादलों को घिरते देखा है। इसका मतलब यह है उन्होंने साक्षात सामने में अनुभव किया है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल का मतलब होता है निर्मल, एकदम साफ सुथरा। हिमालय जो पर्वत है, धवल, धवल का मतलब सफेद, गिरी पर्वत, एकदम सफेद पर्वत, बाद बर्फ की वजह से एकदम सफेद नजर आता है। लेकिन वहां इतनी स्वच्छता है, उसके लिए कहा अमल, बड़ा ही निर्मल है, सफेद है। पर्वत के शिखरों पर, एक ने अनेक शिखरों पर अनेक सारी चोटियां हैं और उन सबको बादल को घिरते देखा है। लेखक कहते हैं मैंने देखा है। इसको बार बार प्रयोग करके, बादल को घिरते हुए देखा है, इसका प्रयोग करके इसको टेक कहा जाता है। इसकी वजह से इस कविता का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। बादल को घिरते देखा है मतलब मैंने अपने आंखों से देखा है। ऐसा महसूस कराते हैं लेखक कि जैसा कि आप भी देख रहे हो। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मोती जैसे छोटे छोटे, शीतल, तुहिन, तुहिन का बोलते हैं बर्फ, जो ओस की जो छोटी छोटी बूंदे हैं, वो बर्फ की छोटी छोटी बूंदे जो है ओस की बूंदों की तरह लग रहे हैं, लेकिन शीतल है, ठंडे हैं। तुहिन कणों को, उस ओस की बूंदों को स्वर्णिम कमलों पर, उस सुनहले कमल, कमल सोने का रंग का नहीं होता, लेकिन यहां पर लेखक ने अतिशयोक्ति अलंकार या उसके सुंदरता का वर्णन किया है। जब सूर्य की पहली किरणें कमल पर गिरता है तो वह कमल का रंग बिल्कुल सोने की तरह चमक जाता है। अर्थात यह वर्णन प्रातः काल जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय का सुंदर वर्णन है। इसीलिए लेखक ने उन कमलों को स्वर्णिम कमलों से कल्पना की है। तुहिन, तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सरील में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते देखा है, हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय, तुंग का मतलब ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे, हिमालय के कंधों पर, जो मध्य स्थल है उसे कंधे कहते हैं, थोड़ा मध्य स्थल से ऊंचा, चोटी से थोड़ा नीचे, वहां पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं।
एकदम चोटी के ठीक नीचे नीचे बहुत सारे वहां पर झीलें हैं। उनमें जल का रंग बताया श्यामल और नील सलील। सलील का मतलब होता है जल, श्यामल का मतलब होता है सांवला, और नील का मतलब नीला। जल तो जल है, सफेद होता है, लेकिन यहां पर कवि ने श्यामल और नील कह करके उस जल की सौंदर्य बताया है। जल कब सांवला और कब नीला होता है ध्यान दें, जब आसमान साफ हो तो उसकी परछाई जल पर पड़ने से वह जल नीला नजर आता है। जब आसमान जरा सा सांवले रंग का हो तो उसकी जब परछाई पानी पर पड़ता है तो वह पानी का रंग श्यामल अर्थात सांवला नजर आता है। ऐसे समय में ऐसे जल पे समतल देशों से, जो कि सामान्य देश पर्वत से निचले वाला स्थान है, वहां पर पावस की उमस आकुल, पावस का मतलब होता है वर्षा काल, जब थोड़ी वर्षा होती है तो धरती पर उमस बढ़ जाता है, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहते हैं। अर्थात गर्मी इतनी अधिक लगती है उससे आदमी आकुल परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। तो वहां से तिक्त मधुर विष तंतु, तिक्त मधुर का मतलब होता है तिक्त का मतलब होता है कड़वे, और मधुर मीठे, कड़वे मीठे विष तंतु कमल के नाल को खोजते हुए जो हंस समतल देशों से आकर के उस झीलों में पहुंच गए हैं, उन झीलों पर तैरते हुए लेखक ने देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। यहां पर वसंत ऋतु का वर्णन है। सुप्रभात का मतलब सुंदर 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 प्रभात, प्रातः काल की बेला थी। मंद मंद था अनिल बह रहा, मंद मंद धीरे धीरे, अनिल हवा, धीरे धीरे हवा चल रही थी। सुबह का समय वसंत ऋतु का, और धीरे धीरे हवा चल रही है। बालारुण की मृदुल किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। बालारुण कहते हैं, बाल अर्थात बच्चा, अरुण का मतलब होता है सूर्य। जब सुबह सुबह नया सूर्य उदय हो रहता है, उसी समय जब उदय ही होता है, जब उसका रंग अरुण रंग का होता है, थोड़ा लाल रंग का होता है, उसे अरुण रंग कहा जाता है। तो बालारुण सुबह सुबह का सूर्योदय, उसके मृदुल किरणें, उसके जो मृदु किरणें, एकदम नरम नरम किरणें, उस समय दोपहर की किरणें चुभती हैं लेकिन सुबह की किरणें चुभती नहीं है, इसीलिए उसको कहा है मृदु किरणें, नरम किरणें, अगल बगल स्वर्णिम। और वो जाकर के पर्वत के जो उछले हिस्से में पहले शुरू शुरू में गए थे, शिखर मतलब चोटियों, चोटियों पर जब वो गिर रहे हैं तो उसका रंग कैसा लग रहा है, चोटी एकदम सोने की रंग की तरह लग रहा है, स्वर्णिम शिखर थे। उसकी वजह से सूर्य की किरणों की वजह से पर्वत के शिखर की चोटियां सोने रंग की नजर आ रही थी। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग कर रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेवस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे क्षय वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब उसी समय कहते हैं एक दूसरे से विरहित होकर, विरहित का मतलब होता है अलग अलग होकर के, विरह की वेदना में बिछड़ जाने पर अलग अलग जिनको सारी रात बितानी होती है, रात भर वो अलग अलग रहते हैं, जबकि रात्रि जो है प्रेमी और प्रेमिका का मिलन का समय है, एक दूसरे के पास रहने का समय है। ऐसे समय में चकवा और चकई, जिसे क्रौंच पक्षी भी कहते हैं, चकवा और चकई, इनको अभिशाप मिला हुआ है, इनको श्राप मिला हुआ है। रात को वो जो है बिल्कुल बहुत चिर अभिशापित का मतलब न जाने कितने वर्षों से, जब से सृष्टि की उत्पत्ति है, उनको श्राप मिला हुआ है कि तुम बेबस दुखी हो करके तुम जो है रात भर अलग रहोगे। और वो दुखी हो, इस दुख से दुखी होकर, बेबस दुखी होकर जो उन लोग चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं। तो बंद हुआ क्रंदन, क्योंकि सुबह का समय है, सुबह समय उनका श्राप समाप्त हो जाता है, तब उनका रोना
उनका चिल्लाना, उनका चीखना बंद हो जाता है। अर्थात वह समय था जब कवि ने देखा तो उस समय इनका क्रंदन बंद हो चुका था, चकवा चकई का। उनका श्राप जो है रात्रि का है, दिन का नहीं है। फिर उस समय उस महान सरोवर के तीरे, उस जो वहां पर सरोवर है और मान सरोवर, उस सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल कहते हैं एक प्रकार का घास जिसे हम काई भी कह सकते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, यहाँ पर थोड़ा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। हरी दरी पर ऐसा लगता है कि किसी ने दरी की तरह बिछा दी हो, सुंदर सुंदर नरम नरम और समान। तो उस शैवालों पर, घासों पर, हरी दरी पर उनका रंग बिल्कुल हरा रंग होता है। प्रणय कलह छिड़ते देखा, रात भर अलग थे तो अपना प्रेम की जो आवाज है, जो प्रेम का सौंदर्य को अभिव्यक्ति है, उसको वहां पर अभिव्यक्त करते हुए देखा है। बादल को घिरते देखा है, लेकिन वर्षा काल में उन दिनों में बादल की वर्षा हो रही है और बादल को आसपास से उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। अर्थात बादलों का आना और हिमालय के पर्वतों का सौंदर्य, दोनों का अद्भुत समागम करते हुए कवि ने इस सुंदरता को बहुत अच्छे तरीके से प्रकट किया है। आगे कहते हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऐसे घाटी जहां पर बर्फ जमा हो और दुर्गम, बड़ा मुश्किल से जाया जा सकता है, मतलब कठिन रास्ता है। उस कठिन रास्ते पर जहां जाना मुश्किल है, बर्फों से जो ढका हुआ घाटी है, उसमें सत सौ सहस्र हजारों, सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से, ऐसी नाभि जो देखा नहीं जा सकता। अर्थात वहां पर कस्तूरी हिरण के बारे में वर्णन किया है। हिरण का जो मुंह होता है सामने की ओर झुका होता है, अगर वो अपने नाभि को देखना चाहे तो नहीं देख सकता, इसीलिए का अलख, जो देखा नहीं जा सकता, उस नाभि से वहां पर एक कस्तूरी मृग की सबसे बड़ी खूबी ये होती है, उसके नाभि पर भगवान ने वरदान दिया है, एक प्रकार की खुशबूदार कस्तूरी होती है और उसमें इतनी अधिक खुशबू आती है कि वो जिस क्षेत्र से जाए वो सारा क्षेत्र सुगंधित हो जाता है। लेकिन उस सुगंधी को ढूंढने के लिए कस्तूरी मृग, उसको नहीं पता होता कि मेरी नाभि से ही खुशबू आ रही है, इसलिए वो उन्मादक परिमल, वो ऐसी खुशबू जो मादकता से परिपूर्ण कर दे, नशीला खुशबू जिससे जो मन को आनंद से परिपूर्ण कर देता है, ऐसा परिमल, परिमल का मतलब था सुगंध, के पीछे उसको ढूंढने के लिए धावित होकर दौड़ते दौड़ते, कभी इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता है कि वो खुशबू आ कहां से रही है। तरल, उससे तरल मतलब थक जाने पर तरुण कस्तूरी मृग को, तरुण का मतलब जवान, जवान कस्तूरी मृग को अपने पर ही चिढ़ते देखा है। वो इसलिए चिढ़ रहा है क्योंकि वो ढूंढता रहता है, मिलता नहीं है, लेकिन खुशबू उसे जरूर मिलती है। तो वो परेशान हो जाता है, कभी कभी अपने आप से दुखी भी हो जाता है कि ये मैं इतने दिनों से ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूं। तो कवि ने इसका सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि कस्तूरी मृग जो है हिमालय के तटों पर ही मिलते हैं या हिमालय में ही मिलते हैं और वो ऊंचे स्थान पर मिलते हैं। ऐसे कस्तूरी मृग वहां रहते हैं हिमालय के तट पर, उसको भी लेखक कवि ने देखा है और बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। धनपति कुबेर, भारतीय ग्रंथों में कुबेर का बड़ा वर्णन है। कुबेर एक सबसे संपन्न राजा था, जो स्वर्गलोक का राजा था। उस धनपति, वो सबसे धनवान था। आज तक से कुबेर का नाम सबसे श्रेष्ठ धनवान के रूप में और सबसे उत्तम धनवान के रूप में गिना जाता है। आज भी लोग कुबेर को याद करते हैं, उनको एक देवता के रूप में पूजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनसे आशीर्वाद देना चाहते हैं कि ताकि हमारे यहाँ भी संपन्नता बढ़े। कहाँ गई वह अलका, अलकापुरी कहते हैं
जहां पर कुबेर जी का रहने का स्थान है, इसे स्वर्गलोक भी कहा जाता है। तो उनका नाम जो विशेष था, अलकापुरी जगह का नाम था जहां कुबेर स्वयं रहते थे। नहीं ठिकाना काल, कालिदास ने इसके विषय में मेघदूतम नाम की एक उन्होंने काव्य रचना की है, उस पर उल्लेख किया है। वो अलकापुरी जो कुबेर का है, जिसे कालिदास ने अपने मेघदूतम काव्य रचना में वर्णन किया है। व्योम प्रमाहिनी गंगा, और ऐसे गंगा जल का वर्णन किया जो आसमान में बह रहा है, और वो जो है आसमान में अदृश्य होकर के बह रहा है। और जब शिव जी ने उसको कृपा करके पुकारा और लोगों ने पुकारा, राजाओं ने पुकारा, तो वो शिव जी की जटा के माध्यम से प्रकट हुई। तो इसीलिए कहा व्योम प्रवाहिनी, जो आसमान में बहने वाली गंगा जल ढूंढा, उसको भी कवि ने वहां पर ढूंढा, खोजा कि शायद कहीं मिल जाए, परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं। लेकिन मेघदूत को वहां ढूंढते रहे कि कहीं मिल जाए। कौन बताए वह छाया में, वह छाया में दूत, वह ऐसा दूत जो छाया का दूत था। मतलब यह है, शरीर की आकृति के रूप में नहीं था, वो छाया की आकृति में था। इसीलिए वो छाया की आकृति वाला मेघ, जिसको दूत बना करके कालिदास ने वर्णन किया है अपने मेघदूतम में, उस को वो ढूंढते हैं, कवि ढूंढते हैं वहां पर, शायद कहीं मिल जाए। बरस पड़ा होगा यहीं कहीं पर, क्योंकि मेघ तो मेघ है, यहीं बरस करके कहीं समाप्त हो गया होगा। या जाने दो, वह कवि कल्पित था। ये हो सकता है कि कवि की कल्पना होगी, क्योंकि कवि जो होते हैं अपनी कल्पनाओं में बहुत से बड़ी चीजों का वर्णन करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है उनकी कल्पनाएं हमारे सामने में इतना अद्भुत, इतना सौंदर्य और इतना उच्च चरित्र लिए होता है, जो कि मानव समाज में ढूंढने से नहीं मिलता। इसीलिए उसे कवि कल्पना कहा जाता है, कवि कल्पित है। तो ऐसे छाया वाला जो दूत है, वो कहीं बरस पड़ा होगा, अर्थात उसे कवि को प्राप्त नहीं हुआ। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। यहाँ पर कठोर मेघ के विषय में वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं मैंने तो इस भीषण जाड़ों में, यहां पर तो बहुत ज्यादा ठंड है क्योंकि सब तरफ बर्फ पर है, ऐसी जगह पर नभचुंबी कैलाश, कैलाश पर्वत का नाम है, जो नभ आसमान को चुंबन कर रहा हो, मतलब बहुत ऊंचा है, आसमान को चूमने वाला, अर्थात आसमान के करीब कैलाश नाम का जो पर्वत शिखर है, पर्वत की चोटी है, जहां पर महादेव का, शिव जी का निवास स्थल है। कभी वहां पर जाकर के उसको ढूंढते हैं। और वहीं पर जब वो थे, तब क्या देखते हैं, महामेघ को, भयंकर मेघ को, विशाल बादलों को, झंझा नील से, झंझा नील कहता तूफानी हवा, बहुत तेज बादल, घनघोर बादल और तेज हवा, इन दोनों का समागम महामेघ को झंझा नील से, गरज और साथ में गरजना, तीनों चीजों का सम्मिलन है। मेघों का अत्यधिक होना और तूफानी हवा, और साथ में भिड़ते भिड़ते जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली भी कड़कती है और भयंकर आवाज होती है। उसको कवि ने वहां पर सामने से देखा है, क्योंकि वो कैलाश पर्वत पर गए हुए हैं और वहां पर वो देखते हैं, और उनकी जो वहां का जो उन्होंने आंखों से देखा है, उसको अपने काव्य धारा से, इन काव्य शब्दों से वर्णन किया है, जिसको कहते हैं बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झर निकल, यहां पर आप अनुप्रास अलंकार की छटा देख रहे हैं। शत शत सैकड़ों, निर्झर झरने, निर्झरणी नदियां, कल मुखरित देवदारू कानन, और आसपास देवदारू नाम का एक पेड़ होता है, देवदार जिसे कहते हैं, उसका जंगल है वहां पर, ऊंचे 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 वृक्ष होते हैं, और उसका सौंदर्य बड़ा सुंदर है, उसके जंगल बहुत हैं। तो वहां पर झरने भी हैं, नदियां भी हैं, उनकी आवाज जो है कलकल की है, और देवदार का जंगल भी है। वहां पर क्या कहते हैं, शोणित धवल भोज पत्रों से, शोणित का मतलब होता है लाल, धवल सफेद, लाल और सफेद भोजपत्र एक प्रकार का पत्ता होता है, बड़ा ही सुंदर वृक्ष होता है भोजपत्र।
पुराने जमाने में इसी भोजपत्र को ही कागज के रूप में प्रयोग करते थे और लेखक या रचनाकार अपनी कविताओं को, अपने लेख को, अपने शब्दों को इन्हीं पर लिख करके रखते थे, जिसे आजकल भोजपत्र कहा जाता है। आप कभी संग्रहालय में जाएंगे तो संग्रहालयों में आपको मिल जाएगा भोजपत्र। तो उसका रंग होता है थोड़ा लाल, थोड़ा सफेद, न अधिक लाल होता है न अधिक सफेद होता है। लाल धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर उससे वहां पर कुटिया बना रखी, छोटी छोटी कुटिया बना रखी हैं। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, और रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से, कुंतल का मतलब होता है केश, अपने बालों को रंग बिरंगे फूलों से सजा रखे हैं। कौन? अभी बताएंगे। इंद्रनील की माला पहने, और उन्होंने गले में क्या पहना रखा है? नील मणि का, जो नीलम की जो मणि है, नीलम, इंद्रनील, नीलकांत मणि जिसे कहते हैं, इंद्रनील, नीलम जिसे कहा जाता है, उसकी माला पहन रखे हैं। शंख सरीखे सुघड़, और उनका जो गर्दन है एकदम शंख की तरह है, अर्थात थोड़ा लंबाई लिए हुए और खूबसूरती लिए हुए। सुघड़, जो बहुत ही सुंदर बनाया गया है, सुंदर घड़ा गया, वो जो बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति होता है या खूबसूरत स्त्रियां होती हैं, उसे सुघड़ कहा जाता है। न अधिक मोटा हो न अधिक पतला हो, और हर एक अंग हल्का हल्का कसा हुआ हो, और जिसमें हर एक अंगों से एक सौंदर्य प्रकट होता हो, ऐसे को कहते हैं शंख सरीखे सुघड़ गलों से। उनका जो गला है इतना सुंदर बना हुआ है। कानों में कुवलय लटकाए, और अपने कानों में क्या लटका रखे हैं? कुवलय। कुवलय का मतलब है नील कमल। अपने सौंदर्य को प्रकट करने के लिए कानों में उन्होंने नील कमल लटका रखा है। शतदल लाल कमल वेणी में, शतदल कहते हैं कमल को, और कमल जो है उस कमल के, जो लाल कमल का कमल वेणी में, वेणी का मतलब चोटी, चोटी पर उन्होंने लाल कमल को लगा रखा है। रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सव पूरित सामने रखे, सामने अपने अपने। लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों के मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो इतने रूप सौंदर्य से युक्त होकर के वहां पर किन्नर और कन्नरियां, जो कि किन्नर और किन्नरियां शब्द का अर्थ ध्यान देना, आम लोग भाषा में किन्नर जो है एक तीसरी, थर्ड जेंडर, जिसे तीसरा पुरुष कह सकते हैं, और तो उनको, जिसे हम आम भाषा में हिजड़ा शब्द कहते हैं, लेकिन ये उनके लिए प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए कितना सुंदर बताया है। उनके सामने में जो इतना शरीर को सुंदर सजा रखा है, और उनके सामने में क्या रखा है? रजत रचित, रजत कहते हैं चांदी, चांदी का बना हुआ, और जिसमें ऐसा पात्र जिसमें मणि लगे हुए हैं, जिनमें सुंदर सुंदर मणि लगे हुए, जैसे कि उसमें सुंदर नीलम वगैरह लगे हुए हैं, जिससे उसकी सुंदरता, खचित का मतलब जुड़ा, उसमें लगा हुआ है, जड़ा हुआ है। तो मणियां खचित है कला में, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कलाएं, क्या धार भी बना हुआ, मतलब कला आकृति है। पान पात्र, पान पात्र कहते हैं सुराही, जिसमें द्राक्षा सब, द्राक्षा का मतलब अंगूर का शराब, द्राक्षा माने अंगूर, आसव माने शराब, अंगूर के शराब से भरा हुआ, जो कि चांदी का बर्तन है, ऐसा बर्तन जिसमें मणि भी लगे हुए हैं, और ऐसे सुराही पर वो वहां पर किन्नर किन्नरियां, जो देव देवियां हैं, वहां पर शराब रखे हैं, और वो भी अंगूरों वाला रखे, सामने आपने अपने, और सामने में रखे हैं, और बैठे किस पे हैं? लोहित चंदन, लाल चंदन की त्रिपदी, त्रिपदी का मतलब होता है तिपाही, जो हम बैठने का आसन बनाते हैं, कोई 3 पैर वाला होता है, कोई 4 पैर वाला होता है, तो 3 पैरों वाला वह पीढ़ा जिसे कहते हैं, उस पर वो बैठे हुए हैं। नरम निदाग बाल कस्तूरी, नहीं, लाल चंदन का जो त्रिपदी है, उस पर उन्होंने अपने
द्राक्षासव को रखा, अपने शराब को रखा है, और शराब के जो पात्र है उसको रखा है। और वहां पर वो बैठे किसमें है? नरम निदाग। नरम, एकदम नरम जो होता है, निदाग का मतलब गरम। नरम भी है और गरम भी है। क्या है वो? बाल कस्तूरी, जो कस्तूरी मृग है। जो वो कौन से कस्तूरी मृग? जो छोटे बच्चे कस्तूरी मृग है, जिनके चमड़ी बड़ा कोमल होता है, मुलायम होता है, नरम होता है। उनके जो मृग छाले हैं, कस्तूरी मृग के छालों पर पलथी मारे, पालथी मार करके बैठे हुए। कौन बैठे हुए हैं? किन्नर कन्हैया, जिसे हम देव और देवियां कहते हैं, जो खूबसूरत स्त्री और पुरुष को यहाँ पर किन्नर किन्नरी कहा गया है। लेकिन उन्होंने द्राक्षासव पीने की वजह से मदिरारुण, थोड़ी थोड़ी नशीली हो गई उनकी आंखें, और नशे की वजह से उनकी आंखें लाल हो गई, हल्की हल्की। मदिरारुण आंखों वाले, मदिरा पीने से, शराब पीने से उनकी आंखें लाल हो गई हैं। उन्मद, और उनके अंदर मादकता पैदा हो गई है, खूबसूरती पैदा हो गई है। किन्नर किन्नरियों को, ऐसे खूबसूरत लोगों को, स्त्री और पुरुषों को, मृदुल मनोरम उंगलियों को, मृदुल का मतलब नरम नरम, और मनोरम खूबसूरत, जो मन को आनंदित करता हो, ऐसे उंगलियों को उन लोग, जहां पर वो द्राक्षासव अर्थात शराब पसंद करते हैं, बाल कस्तूरी के आसन पर बैठना पसंद करते हैं, और वहां पर बैठकर जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, अद्भुत तप में या आनंद में परिपूर्ण है, उन लोगों को संगीत प्रेमी का होने का यहाँ पर वर्णन है। वो संगीत प्रेमी होने की वजह से उस नशीली आंखों के साथ बंसी पर, बांसुरी पर वो अपने उंगलियां चला रहे हैं, अर्थात बांसुरी की सुंदर ध्वनि, सुंदर तान उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे समय पर कवि कहते हैं, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ कवि ने प्रकृति का और स्वर्ग का अद्भुत सौंदर्य वर्णन किया है। हिमालय के तट पर इतना सौंदर्य है कि मानो स्वर्गिक कल्पना की गई हो, और बादल का दृश्य ऐसा लग रहा है कि जैसे आंखों से देख रहे हैं। उसके हर प्रकरण का वर्णन किया है, अर्थात प्रकृति चित्रण का अद्भुत सौंदर्य है, और हर एक शब्द माधुर्य से, नाद सौंदर्य से परिपूर्ण है, जो तत्सम शब्दों से युक्त है। इसीलिए कवि ने इन शब्दों के माध्यम से अपने काव्य सौंदर्य को प्रकट करने का कोशिश किया है। अगर आपको कठिन शब्द देखने हो तो आप यहां से देख सकते हैं, अमल धवल, निर्मल और सफेद, तुहिन कण ओस के बूंद, तुंग ऊंचा, तिक्त मधुर, कड़वे और मीठे, विस्तंतु, कमल के भीतर स्थित कोमल ऋषि तंतु, चिर अभिशापित, सदा से शापग्रस्त, शैवाल, काई जाति का एक घास। तो यहां से आप कठिन शब्दों को देख सकते हैं, और आप इन प्रश्नोत्तर का उत्तर देखना है तो अगले वीडियो पर आप देखेंगे। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आया तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं, और कमेंट बटन में लिखें कि आप हिमालय की यात्रा कब किए या कब करना चाहते हैं, और हिमालय भारतवर्ष के किस दिशा में स्थित है, आप उत्तर अवश्य लिखें। साथ में सब्सक्राइब बटन दबाएं, और सब्सक्राइब बटन दबा करके भारत की राजभाषा हिंदी से जुड़ जाएं, और साथ में अपने कुछ मित्रों को भेजें जो हिंदी साहित्य प्रेमी हैं, जो हिंदी की परीक्षा देने वाले छात्रों को भेजें, और अपने सभी मित्रों को भेज करके हिंदी साहित्य के प्रचार और प्रसार में जुड़ जाएं। उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं, और अपने सभी मित्रों से कहें सब्सक्राइब करें और आगे भेजें। हम मिल करके हिंदी साहित्य का प्रचार और प्रसार करते रहेंगे। और कमेंट बटन में अवश्य लिखें कि हिमालय भारतवर्ष के किस दिशा में स्थित है। फिर डॉक्टर गजानंद आर्य का सबको नमस्ते। सब्सक्राइब बटन दबा करके अपने सभी मित्रों को इसके साथ जोड़ें। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां पर आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का पूरा विश्लेषण, चित्रण करते हम लोग। सबको नमस्ते।